बोडे प्लॉट, बोडे प्लॉट क्या होता है ये देखते हैं। बोडे प्लॉट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉगरिथमिक प्लॉट, ठीक है। लॉगरिथमिक प्लॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जिस सिस्टम का हमें बोडे प्लॉट निकालना रहता है उसका जो मैग्नीट्यूड रहता है ना वो उसका लॉगरिथमिक वैल्यू लेते हैं, इसलिए इसे लॉगरिथमिक प्लॉट भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज इन टू पार्ट, वन इज द लॉगरिथमिक ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ साइनसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा एक्सप्रेस्ड इन डीबी, डीबी मतलब डेसिबल्स, डेसिबल्स जो है उस पर हम एक्सप्रेस करते हैं और उसको उसका जो साइन ऐसा यूनिट है वो डीबी है, ठीक है। वर्सेस ओमेगा, ओमेगा मतलब ये तो फ्रीक्वेंसी यू नो। एंड द सेकंड वन इज फेज एंगल इन डिग्रीज वर्सेस ओमेगा, बोथ प्लॉटेड ऑन द लॉग स्केल। देखिए आपको एक ग्राफ प्रोवाइड होता है, सेमी लॉग पेपर बोलते हैं उसको, ठीक है। ये कुछ इस तरह से दिखता है, दिख रहा है ये देखिए, ये जो ग्राफ है ना, तो इसमें क्या करते हैं, ये सेक्शन दिख रहा होगा आपको, ये देखिए यहाँ पे ये एक सेक्शन दिख रहा है, ये एक सेक्शन दिख रहा है, ये एक सेक्शन दिख रहा है। तो इसमें वैल्यूज़ कैसे लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहेगा यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हो जाता है टेंस में हो जाते हैं, मतलब 10 20 30 40 50 ऐसे। फिर यहाँ तक ये 100 तक रहेगा। फिर इसको यहाँ इसके बाद फिर कैसे वैल्यूज रहती है इसकी, 100 200 300 लाइक दैट अप टू 1000। फिर यहाँ से अगेन वैसे 1000 2000 इस तरह से फिर 10,000 तक। तो ऐसी वैल्यू रहती है। हमारा नॉर्मल ग्राफ पेपर क्या रहता है, हम कैसे लेते हैं, यहाँ पे 1 हुआ तो यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 4, ऐसा लेते हैं, यूनिफॉर्म लेते हैं। बट इसने एक जो सेक्शनलाइज किया है ना इसको, तो वो उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे अगर आपने यहाँ से 1 से शुरू किया है तो 1 2 3 4 करके 10 तक जाएगा, फिर यहाँ से 10 20 ऐसे करके 100 तक जाएगा, फिर 100 से शुरू होगा 100 200 300 ऐसे 1000 तक। इस तरह से इसमें क्या बोलना चाहिए, वैल्यूज हम लेते हैं, ठीक है। और इसी सेम पेपर पे हमें आपका मैग्नीट्यूड भी इसी में प्लॉट करना रहता है, और हमें डिग्रीज जो एंगल जो लेते हैं वो भी हमें इसी में ही प्लॉट करना रहता है, अलग अलग नहीं प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाला लाइन को अगर आपने मैग्नीट्यूड का लिया, ठीक है, ये वाला आप फ्रिक्वेंसी का नहीं, क्योंकि फ्रिक्वेंसी के रेस्पेक्ट में आपको मैग्नीट्यूड प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये साइड को आपको क्या लेना रहता है, ये साइड को आपको एंगल वाला लेना रहता है, डिग्रीज का लेना रहता है, ठीक है। सो ऐसे हम प्लॉट करते हैं, जब प्लॉट करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा ये टॉपिक, ठीक है, क्योंकि प्लॉटिंग में थोड़ा दिक्कत जाता है। इट इज़ नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स, बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा आपको इसमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो हमें ये अभी बेसिक तो इतना पता चल गया कि बोडे प्लॉट में क्या रहता है, हम मैग्नीट्यूड एंड डिग्रीज जो रहता है सिस्टम का, जो फेज एंगल रहता है उसको हम प्लॉट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और किस में प्लॉट करते हैं, और जो सेमी लॉग पेपर है उसको हम सेमी लॉग पेपर बोलते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे शॉप में जाएंगे ना तो आपको सेमी लॉग पेपर बोल करके खरीदना पड़ेगा वो पेपर को, नॉर्मल ग्राफ पेपर बोलने से नहीं समझेगा, आपको बोलना पड़ेगा सेमी लॉग पेपर चाहिए, सो आपको वो पेपर प्रोवाइड होगा। तो उस ग्राफ पेपर में हमें प्लॉट करना रहता है, ठीक है। The logarithm scale is non-linear and we cannot locate the point omega equals to 0 on the log scale, क्योंकि log 0 की वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी होती है। देखिए अच्छा, एक और चीज़ आपको मैंने क्या बताया कि आप इस सेमी लॉग पेपर में मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे, फ्रिक्वेंसी प्लॉट करेंगे, ये वाला फ्रिक्वेंसी करेगा और ये वाला आपका फेज एंगल करेगा। और एक और चीज़ आपको बताया मैंने शायद कि जो आप मैग्नीट्यूड लेंगे वो क्या रहेगा, लॉग वैल्यू रहेगा, लॉग वैल्यूज रहेगी, ठीक है। लॉग वैल्यू लेंगे आप, नॉर्मल 1 2 3 ऐसा नॉर्मल वैल्यूज नहीं रहेंगे, वो लॉगरिथमिक वैल्यू लेंगे आप मैग्नीट्यूड का, ठीक है। जो डेसिबल में आप रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिबल से वो मेज़र करेंगे हम उसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए क्या उस पर हम ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ठीक है। In Bode diagrams, frequency ratios are expressed in terms of octaves or decades. देखिए
जो मैंने आपको बताया ना 1 से लेके 10 तक होगा, फिर 10 से लेके 100 तक होगा, तो वो किसकी बात कर रही थी मैं, वो फ्रिक्वेंसी की बात कर रही थी। ठीक है, जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में आप फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो ये जो फ्रिक्वेंसी है वो कैसा रहेगा बताया था मैंने, 1 से लेके 10 तक रहेगा यहाँ तक, फिर 10 से 20, 30, 40 ऐसा करके 100 तक, ऐसा इस तरह से। सो दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म ग्राफ, ठीक है, ये नॉन लीनियर ग्राफ रहेगा, है ना। ओके, और हाँ, और जो आपके फ्रिक्वेंसीज हैं लेंगे वो आप ऑक्टेव्स या डिकेड्स में लेंगे। ठीक है, वो हमें आगे पता चलेगा क्या है ऑक्टेव्स या डिकेड्स। ठीक है, एंड ऑक्टेव इज अ फ्रिक्वेंसी बैंड फ्रॉम ओमेगा 1 to 2 ओमेगा 1। ये देखिए, ओमेगा 1 से 2 ओमेगा 1 अगर लेते हैं, ओमेगा 1 कुछ भी ले लीजिए, जैसे 10 ले लीजिए ओमेगा 1 की वैल्यू, तो 2 ओमेगा 1 क्या हो गया, 20 हो गया। तो ओमेगा 1 से 2 ओमेगा 1 मतलब ओमेगा 1 जो भी वैल्यू रहेगा उसका 2 टाइम्स तक का जो फ्रिक्वेंसी ड्यूरेशन रहेगा उस बैंड को हम ऑक्टेव बोलते हैं। ठीक है, वहीं और ओमेगा 1 क्या है, कोई एक फ्रिक्वेंसी वैल्यू रहेगी। ठीक है, और डिकेड किसको बोलते हैं, डिकेड इज द फ्रिक्वेंसी बैंड फ्रॉम ओमेगा 1 to 10 ओमेगा 1। यहाँ पे देखिए ये अंतर दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे ट्वाइस हो रहा है वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का, जिसको हम ऑक्टेव बोलते हैं इस ड्यूरेशन को, और जो ओमेगा 1 से 10 ओमेगा 1 है ये ड्यूरेशन इसमें क्या 10 टाइम्स हो रहा है। ओके, सो इसको हम क्या कहते हैं, डिकेड बोलते हैं। ओके, जिसमें जो ओमेगा 1 है वो नॉर्मली कोई फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इन डेसिबल्स। ओके, ये जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा क्या होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ना, जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा को जो है उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, देखिए नॉर्मली जब आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या करते हैं, मॉड लेते हैं ना उसका। ठीक है, तो वो नॉर्मली मैग्नीट्यूड वो मॉड लेने का, उसके बाद फिर 20 लॉग, तो ये 20 लॉग आगे के आपने सामने लगा दिया, मतलब क्या, ये जो इसकी जो पूरी वैल्यू जो आएगी वो डेसिबल्स में आ जाएगी। ठीक है, डेसिबल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डीबी से, स्मॉल डी कैपिटल डी। ओके, तो ये उसका यूनिट होता है मेजर करने का। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, यहाँ पे हमें लॉगरिथमिक मैग्नीट्यूड लेना है। लॉगरिथमिक मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, 20 इंटू लॉग ऑफ जो नॉर्मल मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू। समझ रहे हो, नॉर्मल जैसे ये जो जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा है, सपोज इसकी वैल्यू 1 आ गई सपोज, है ना, तो आप इसका लॉगरिथमिक मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, 20 log 1 ऐसा। ओके, जैसे इसकी वैल्यू 10 आ गई तो 20 log 10 ऐसा लेंगे आप। ठीक है, नॉर्मली मैग्नीट्यूड यहाँ पे यूज नहीं करना है, यहाँ पे हमें लॉगरिथमिक वैल्यू मैग्नीट्यूड यूज करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। ओके, अब ये जो k है दिस इज योर सिस्टम गेन फैक्टर। ठीक है, तो जब सिस्टम गेन फैक्टर, जैसे देखिए यहाँ पे अगर k की वैल्यू, ये सिस्टम गेन फैक्टर मतलब क्या, जैसे कुछ आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया है s+2 अपॉन s+3 का स्क्वायर, इस तरह सपोज एक कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया है आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाइड है, मतलब जो k की वैल्यू हुई वो क्या हुई, 2 हुई यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये देखिए अगर k की वैल्यू 1 रहती है तो 0 dB वैल्यू आएगा। ठीक है, 0 डेसिबल आएगा। k जब ग्रेटर देन 1 रहेगा तो पॉजिटिव डेसिबल, मतलब जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव डेसिबल्स में आएंगी, और जब k लेस देन 1 हो जाएगा, 0 और 1 के बीच रहेगा, देन वी विल हैव नेगेटिव वैल्यूज इन डेसिबल। ओके, ओके, अब आता है इसमें एक पॉइंट, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, the frequency omega at which the two asymptotes meets is called corner frequency or break frequency. The corner frequency divides the frequency response curve into two regions, a curve for the low frequency region and a curve for the higher frequency region. देखिए ये जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है ना, ये क्या है, लाइक एक डिवाइडिंग पॉइंट है, यू कैन से। आपका जो ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा, आपका जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा, वहीं से ही आपका ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगा, और ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सेपरेशन प्रोवाइड करेगा।
जब हम बॉडी प्लॉट ड्रॉ करेंगे ना तो वो चीज़ बराबर हमें समझ आएगी कैसे सेपरेशन कर रहा है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ओके, so it comes from the open loop transfer function only. okay, इतना ध्यान रखेंगे हम कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी एट विच द टू एसिम्पटोट्स मीट। ठीक है, दो एसिम्पटोट्स मीट करते हैं उस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे को ब्रेक फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, और द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी डिवाइड्स द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व इनटू टू रीजन्स। देखिए दो रीजन में डिवाइड करता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व को, अ कर्व फॉर द लो फ्रीक्वेंसी रीजन एंड अ कर्व फॉर हायर फ्रीक्वेंसी रीजन। तो वो इस तरह से डिवाइड करता है कि एक साइड क्या हो जाता है, वो लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन वाला एरिया आ जाता है और सेकेंड साइड क्या हायर फ्रीक्वेंसी रीजन आ जाता है। ठीक है, सो ये आपका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ओके, अब गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दिस आर सब इम्पोर्टेंट टर्म्स, और ये जो टर्म है इट में ऑल्सो कम इन योर एग्जाम एज डेफिनेशन के रूप में ये पूछ सकता है ये इस चीज़ को, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसका। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंसी एट विच द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इज 0 dB। That is, the gain crossover frequency is defined as the frequency at which आपका जो मैग्नीट्यूड है it becomes 0। हाँ, देखिए ये जो गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी है ना, ये कौन सा फ्रिक्वेंसी है, जहाँ पे जैसे ऐसा फ्रिक्वेंसी जहाँ पे आपका जो गेन है, सिस्टम का जो गेन है, जो गेन निकालते हैं हम मॉड ऑफ जी जे ओमेगा एच जी ओमेगा। ठीक है, ये 0 डेसिबल रहता है वहाँ पे गेन। एक्चुअली ये ना बन रहेगा, हाँ ये गलत है, ये बन रहेगा नॉर्मल मैग्नीट्यूड उस फ्रिक्वेंसी पे 1 आती है, और जो उसका लॉगरिथमिक मैग्नीट्यूड निकालते हैं वहाँ पे फिर वो वैल्यू 0 आती है। ठीक है, क्योंकि देखिए लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है ना। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी जो है ये ऐसी फ्रिक्वेंसी है जिस पॉइंट पे आपका जो गेन ऑफ द सिस्टम होता है, ठीक है, वो 1 रहता है, या फिर वी कैन से वो 0 dB रहती है। अगर डेसिबल्स में बताना चाहें तो वो 0 डेसिबल रहता है, और नॉर्मल वैल्यूज में बताना चाहें तो वो वहाँ पे 1 रहती है। ठीक है, तो उस फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, नाउ सेकेंड टर्म इज फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। ये क्या होता है, द फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी इज डिफाइंड एज द फ्रिक्वेंसी एट विच द रिजल्टिंग फेज इज -180 डिग्री। दैट इज इट इज डिफाइंड एज द फ्रिक्वेंसी एट विच इसका जो एंगल हुआ वो हो गया -180। देखिए फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी वो क्या है, ऐसा फ्रिक्वेंसी जिस फ्रिक्वेंसी वैल्यू पे उसका जो फेज एंगल है वो -180 रहेगा। ठीक है, तो वो फ्रिक्वेंसी आपकी फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। और ऐसी फ्रिक्वेंसी जहाँ पे आपका जो मैग्नीट्यूड है सिस्टम का, ठीक है, वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है या फिर 0 डेसिबल हो जाता है, तो उस फ्रिक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। ओके, ये दो टर्म्स हैं, ये हो सकता है आपको कभी इसमें कंफ्यूजन हो, सो ध्यान से देखिए ये चीज़। ठीक है, गेन क्रॉस ओवर मतलब गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी मतलब क्या, ऐसी फ्रिक्वेंसी जहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड 1 मिल रहा है या फिर 0 डेसिबल मिल रहा है। ठीक है, और फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी मतलब क्या, ऐसी फ्रिक्वेंसी जहाँ पे आपको फेज एंगल ऑफ द सिस्टम -180 डिग्री दिख रहा है। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है गेन मार्जिन। गेन मार्जिन क्या है, गेन मार्जिन इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, रिलेटिव स्टेबिलिटी मेजर करने का एक मेजर मीन्स बाय यूजिंग आपका गेन मार्जिन वी कैन ऑल्सो मेजर द रिलेटिव स्टेबिलिटी। ठीक है, सो ये क्या है गेन मार्जिन, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एडिशनल गेन दैट शुड बी एडेड एट द फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी to bring the system to the verge of instability. Gain margin is always positive for stable control system. देखो गेन मार्जिन क्या है, गेन मार्जिन क्या है,
देखिए मैंने पहले क्या बताया था आपको, फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी बताया था, ठीक है। फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी को मैंने क्या बताया था आपको कि ऐसी फ्रिक्वेंसी जहाँ पे आपको सिस्टम का जो एंगल है, फेज एंगल है, वो कितना मिल रहा है, -180 डिग्री, ठीक है। तो उस फ्रिक्वेंसी पे हम जो गेन निकालते हैं ना सिस्टम का, वो हमारा गेन मार्जिन कहलाता है, ठीक है। और गेन मार्जिन इज द मेजर ऑफ क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी मेजर करने का एक तरीका है, ठीक है। फॉर स्टेबल कंट्रोल सिस्टम के लिए आपका जो गेन मार्जिन रहेगा, इट विल ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। फॉर जब मीन्स अगर आपको गेन मार्जिन पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, मतलब आपको क्या पता चल जाएगा कि जो सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम दिया है, वो स्टेबल कंट्रोल सिस्टम है, ओके। एंड अगर आपको नेगेटिव गेन मार्जिन मिलता है, मतलब इट इज़ एन अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है, ओके। अब आइए फेज मार्जिन पे। फेज मार्जिन क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम. इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ additional phase lag that should be added at the gain crossover frequency to bring the system to the verge of instability. देखिए आपने गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी और फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी दोनों देखा, ठीक है। फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी क्या होता है बताया मैंने, ऐसी फ्रिक्वेंसी जहाँ पे आपका फेज एंगल -180 डिग्री है। और गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी क्या है, ऐसी फ्रिक्वेंसी जहाँ पे आपका गेन 1 है या फिर 0 डेसिबल है, ठीक है। तो जो आपका गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी जो होता है, मतलब जहाँ पे आपको गेन जो है वो जहाँ पे गेन आपको 1 मिलता है, उस फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है, उस फ्रिक्वेंसी पे जो हम फेज एंगल निकालते हैं ना, उसको हम फेज मार्जिन बोलते हैं, समझ रहे हो। फेज मार्जिन और गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है, और गेन मार्जिन एंड फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी का रिलेशन है, ओके। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं अगेन एक बार रिपीट करती हूँ, फेज मार्जिन क्या होता है कि गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पे जो आपको फेज एंगल मिलता है उसको फेज मार्जिन बोलते हैं। और गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी क्या होता है, जहाँ पे आपका जो सिस्टम का मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है या फिर 0 डेसिबल होता है, उसको गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। और फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी किसको बोलते हैं, जिस फ्रिक्वेंसी पे आपका फेज एंगल -180 डिग्री रहता है, उसको फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। और फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पे जो सिस्टम का गेन मिलता है उसको मैं क्या बोलती हूँ, गेन मार्जिन, ओके। डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस 4 वर्ड्स, ठीक है, बी क्लियर। अगेन यहाँ पे चीज़ लिखी है, अगर कोई आपका कंट्रोल सिस्टम स्टेबिलिटी उसकी चेक करनी है, तो आप क्या देखेंगे, फेस मार्जिन पॉजिटिव या नेगेटिव है। अगर फेस मार्जिन पॉजिटिव है, मतलब योर सिस्टम इज स्टेबल, ओके ओके। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देखते हैं। फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल, इट्स गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन बोथ मस्ट बी पॉजिटिव। ये देख लीजिए, अगर आपको सिस्टम स्टेबल बनाना है, मतलब उसका फेस मार्जिन एंड गेन मार्जिन दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। फॉर एन अनस्टेबल सिस्टम, बोथ गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन विल बी नेगेटिव, ओके। द वैल्यू ऑफ गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटिव स्टेबिलिटी। ये अभी हमने देखा, मतलब जब आपका दोनों गेन मार्जिन और फेस मार्जिन अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब क्या कि आपका जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम है। अगर दोनों नेगेटिव है, मतलब यू आर हैविंग एन अनस्टेबल सिस्टम। एंड बाय यूजिंग गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन हम रिलेटिव स्टेबिलिटी पता करते हैं सिस्टम का, ठीक है। ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन से कौन सी स्टेबिलिटी पता चलती है, ठीक है। Large values of gain margin and phase margin indicates the system is relatively more stable, okay, and small values of gain margin and phase margin indicates that the system is relatively less stable. मतलब अगर आपको गेन मार्जिन और फेस मार्जिन दोनों की वैल्यूज अगर ज़्यादा अमाउंट में मिल रही है, मतलब यू कैन से कि आपका जो सिस्टम है इट इज़ रिलेटिवली मोर स्टेबल, ठीक है। और अगर वैल्यूज़ छोटी दिख रही हैं आपकी गेन मार्जिन फेस मार्जिन की, तो आप बोलेंगे कि आपका जो सिस्टम है वो रिलेटिवली लेस स्टेबल है, ठीक है। A gain margin close to unity or a phase margin close to 0 corresponds to a highly oscillatory system. देखिए, अगर आपका गेन मार्जिन जो है
वो यूनिटी के अप्रोक्स यूनिटी कुछ है, ठीक है, 1 के अप्रोक्स है, और आपका जो फेस मार्जिन है वो 0 के अप्रोक्स है। तो उससे क्या होगा, आपका जो सिस्टम रहेगा ना वो इट विल बी हाईली ऑसिलेटरी सिस्टम इन दिस केस। जब आपका गेन मार्जिन यूनिटी के क्लोज है और आपका फेस मार्जिन 0 के क्लोज है, तो क्या बोलेंगे कि आपका जो सिस्टम है वो हाईली ऑसिलेटरी सिस्टम। ऑसिलेटरी सिस्टम मतलब क्या, जिसमें ऑसिलेशंस होते रहते हैं, ऐसे ऐसे ऑसिलेशंस, इस तरह से ऑसिलेशंस होते रहते हैं। ओके ओके, यूजुअली अ गेन मार्जिन ऑफ अबाउट 6 डिग्री और अ फेस मार्जिन ऑफ अबाउट 30 to 35 डिग्री results in a reasonably good degree of relative stability। मतलब जो जब आप गेन एनालिसिस करेंगे एंड इफ यू आर हैविंग वैल्यू ऑफ गेन मार्जिन अबाउट 6 डिग्री और फेस मार्जिन अबाउट 30 to 35, तो क्या है, वो एनालिसिस किया गया है कि इतने वैल्यू, इस वैल्यू में आपका जो रिलेटिव स्टेबिलिटी रहती है वो सही इनसे सही वैल्यू पे रहती है, ठीक है। ओके